फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर थी इंडियन पॉलिटी। तो क्लास नंबर 2 में भी हम लोग देखे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो उसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भी किए थे, करेक्ट। उसके बाद पीट इंडिया एक्ट 1784 भी देखे हैं, और उसके बाद जो तुम्हारा सप्लीमेंट्री एक्ट 1784 वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं सप्लीमेंट्री एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सप्लीमेंट्री एक्ट जब आया तो पूरा वीटो मिल गया गवर्नर जनरल को, क्योंकि देखोगे बच्चे लोग, पीट इंडिया एक्ट में आप 2-2 से डिसीजन ले सकते हो। दो आपका यानी कि आपका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 मेंबर है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, तो 3 में एक भी कोई मेंबर आ जाएगा तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का काम चल जाएगा, उसका डिसीजन मान लिया जाएगा, उसका डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बट जैसे लॉर्ड कर्नवालिस आया, लॉर्ड कर्नवालिस का वो टाइम है, तो लॉर्ड कर्नवालिस जैसे आया तो उसको वीटो पावर भी मिला है। और वो वीटो पावर कैसे मिला? सप्लीमेंट्री एक्ट, हाँ सप्लीमेंट्री एक्ट जो कि तुम्हारे पीट इंडिया एक्ट के बाद आया है, 1786 में आया है, समझे ना। तो एक सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ। और एट द सेम टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया, यानी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया गया, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स का वो पूरा कंट्रोल करेगा तुम्हारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये भी सप्लीमेंट्री एक्ट में ही आया है, समझे ना। तो जानते हो लॉर्ड कर्नवालिस कोड को जवाब मिला था ना, मैकले ने जवाब दिया था ना जी, जब सिविल सर्विस को ओपन कर दिया गया था सभी इंडियंस के लिए। तो बिल्कुल पता होना चाहिए बहुत सारा चीज़ सब, जो कि मॉडर्न इंडिया में पढ़ के बैठे हुए तुम लोग। एनीवे, यहाँ पे देखोगे क्लास नंबर 3 इंडियन पॉलिटी, इसमें हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना है, चार्टर एक्ट के बारे में समझना है। 3 चार्टर एक्ट हमें यहाँ समझना है, 1813, 1833 और 1853। तो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर चार्टर एक्ट क्या है, और क्या चार्टर एक्ट 1813 में ही आया था? 1793 में भी तो आया था, करेक्ट, 1793 में भी आया था। उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इसका है। 1813, 1833 और 1853, 20-20 साल का होगा बच्चे। तो पहले चार्टर एक्ट होता क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर? चार्टर का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, एक स्टेटमेंट जिसमें कंपनी का जो रूल है उसको बढ़ाया जाएगा इंडिया में 20-20 साल के लिए। तो 1793 में 20 साल बढ़ाया दिया गया, तो फिर नेक्स्ट चार्टर कब होगा? 1813 में। फिर 1813 में भी तुम्हारा 20 साल बढ़ा दिया गया, तो फिर नेक्स्ट कब होगा? 1833 में, है ना। फिर 20 साल फिर बढ़ा दिया गया, फिर 1853 में, और उसके बाद नहीं बढ़ाया गया। तो उसके बाद समझ में आ गया था कि अब ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। अब परिस्थिति भी वैसा बन गया था, बात समझे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर 1793 जो कि पहला चार्टर एक्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, कि जो बीओसी होगा, बीओसी का जो सैलरी होगा वो इंडिया से दिया जाएगा। पहले क्या है कि बीओसी का जो सैलरी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, बट अब बीओसी का जो सैलरी है, जितने भी ऑफिसर्स बैठेंगे बीओसी में, सब इंडियन एक्सचेकर से, इंडियन तिजोरी से दिया जाएगा, समझे। ये तुम्हारा फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में था, ठीक है। उसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जाके पढ़ लोगे बच्चे लोग। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये है, और 20 साल बढ़ा दिया गया मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो नेक्स्ट चार्टर एक्ट देखोगे, दैट इज अ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे द ब्रिटिश ट्रेडर डिमांडेड एंट्री टू द पोर्ट्स ऑफ एशिया एंड रिमूव द मोनोपोली ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सही बात है ना, अपोनेंट तो वहाँ बढ़ना शुरू हो गया था, वोकल होना शुरू हो गया था ब्रिटेन पार्लियामेंट में। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे इस चीज़ के बारे में। तो ब्रिटिश ट्रेडर, जो मर्चेंट ट्रेडर्स है, ये लोग जो बनिया लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनफ इज इनफ, हो गया, बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हो गया, यही लोग खाली ट्रेड करेगा क्या, हम भी ट्रेड करेंगे। तो ये लोग चाहते थे किसी तरह इंडिया को खोला जाए, इंडिया का दरवाज़ा खोला जाए, समझे। तो आप कैसे करें? तो उसके लिए चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ जो ट्रेड है उस पर कुछ अंकुश लगाया जाएगा, उस पर कुछ कंट्रोल किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड का मोनोपोली एंजॉय कर रहा है उस पर कुछ शिकंजे लगाए जाएंगे, उस पर कुछ अंकुश लगाया जाएगा। तो देखो क्या है, द ब्रिटिश ट्रेडर डिमांड एंट्री टू द पोर्ट्स ऑफ एशिया एंड रिमूव द मोनोपोली ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंट्रोवर्सी वॉज रिजॉल्व बाय दिस एक्ट बाय अलाउइंग द ब्रिटिश मर्चेंट टू ट्रेड विथ इंडिया। अब ब्रिटिश मर्चेंट के लिए भी दरवाजा खोल दिया गया भारत के लिए कि आप भी कर सकते हो, मगर कुछ मोनोपोली अभी भी रहेगा। जैसे टी ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। टी ट्रेड यानी कि भारत में, जानते हो भारत टी ट्रेड, चाइना के साथ टी ट्रेड हो रहा था ना,
तो भारत में केवल आइटम्स रहा टी और चाइना का ट्रेड। चाइना का ट्रेड अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा, और भारत में जो टी ट्रेड है, ये दो चीज़ कौन देखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा। बाकी के लिए पूरा दरवाजा खोल दिया गया कि बाकी मर्चेंट्स भी आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फीचर्स ऑफ द एक्ट, चार्टर एक्ट का जो फीचर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनली मोनोपोली खत्म किया गया। बट ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड इन टी विथ इंडिया, ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। बाकी जितने भी क्रॉप्स है, बाकी जितने भी आइटम्स है, उसमें पूरी तरीके से एक तरह से एलपीजी ला दिया गया, पूरी तरीके से खोल दिया गया कि बाकी भी आ सकते हैं। और पहली बार बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा बहुत कम होता है जहाँ पे लिख के चार्टर एक्ट में ये दिया आता है कि क्रिश्चियन मिशनरी आएगा भारत में। इससे पहले भी क्रिश्चियन मिशनरी आ रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं आया था, इससे पहले भी क्रिश्चियन मिशनरी आता था। पहली बार किसी एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरी का बात है, तो कहने का मतलब स्टेट खुद एक रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। तो ये किसी भी सेंस से भारत का सेकुलरिज्म नहीं हो सकता है, बात समझे, क्योंकि स्टेट खुद सपोर्ट कर रहा है क्रिश्चियन मिशनरी को, उसको परमिशन दिया गया कि आओ अपना रिलीजन को तुम क्या करो, यहाँ पे फैला सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। और 1 लाख रुपया दिया गया हमारे इंडियन नेटिव्स के लिए, ताकि साइंस का डेवलपमेंट हो सके और यहाँ के लोग समझ सके। तो कहो कि हाँ, ये भी पहली बार हुआ है कि जहाँ पे स्टेट ने 1 लाख रुपया दिया है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने इनहेबिटेंट्स के लिए, समझ गए, यानी कि हमारे इंडियंस के लिए। कैसे उसको एनालाइज करोगे? तो इस एक्ट से फाइनली जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एंड हुआ, और इंडिया जो है इतना बड़ा जो मार्केट है उसको खोल दिया गया अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए भी। तो बाकी मर्चेंट्स भी खुश रहेंगे। बट अभी भी स्टिल जो ट्रेड है टी का और ट्रेड विथ चाइना, स्टिल अभी भी वो तुम्हारा कंपनी के अंदर ही रहेगा, वो मोनोपोली अभी भी स्टिल कैरी करेगा वो। एंड द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। अभी भी सरकार और फिस्कल पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी जो भी है, पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शन अभी भी कंपनी ही चलाएगी। कंपनी ऑल्सो कंटिन्यू टू अपॉइंट इट्स ऑफिशियल इन इंडिया। अभी कंपनी भी कंपनी अभी अपना गवर्नर इन काउंसिल अभी कंपनी ही करेगा। ऊपर से है कंट्रोल, जो कंट्रोल हम देख रहे थे पहले फिट इंडिया एक्ट में जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल सेम अभी रहेगा। बट कंपनी अभी काम कर रही है। कंपनी इज लाइक योर सेमी पॉलिटिकल सॉवरेन एंटिटी, समझ गए? हाँ, अब देखोगे जो नया चीज़ है चार्टर एक्ट 1833, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये बहुत सारे चीज़ के लिए जाने जाते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, ये बेनेवोलेंट गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बट उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूँगा, याद करो बच्चे लोग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वहाँ डेजिग्नेशन चेंज हुआ ना, गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। भाई यहाँ पे देखो, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब जो गवर्नमेंट है पूरा भारत का जो कल्पना हुआ है इसमें हुआ है, इस एक्ट में हुआ है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा, और पूरा मिलिट्री पावर, सिविल पावर पूरा भारत के उसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो चार्टर एक्ट है बहुत ही डिसाइसिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहला भारत में कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत सारे चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एक चीज़ जो जाना जाता है सबको पता होगा, एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है। क्रेडिट गोज टू राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो। राजा राम मोहन रॉय और इनके एफर्ट से सती भारत में खत्म हुआ, उसके लिए लॉ पारित हुआ। वेरी गुड, इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, वेरी गुड। और इंग्लिश लैंग्वेज को जुडिशरी में भी इंट्रोड्यूस किया गया। और इतना ही नहीं विद्यार्थी लोग, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे जिन्होंने सीरियस कैंपेन किया ठगी के अगेंस्ट। ठगी रेबेलियन को किसी ने सप्रेस किया। ठगी जानते हो ना, जो किसी को भी पकड़ के मार देता था, किडनैप कर देता था, हाथ पैर काट देता था और डकैती करता था। तो ऐसे ठगी को पूरा जो ख़त्म किया है, उसको सीरियस कैंपेन किया उसके अगेंस्ट, वो और कोई नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक एक बहुत ही बेनेवोलेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। भारत के लिए भी इन्होंने काम किया है, समझ गए। Thus the act created for the first time गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट आया ना जी, यानी कि पूरा इंटायर जो टेरिटोरियल एरिया है, जो ब्रिटिश का इंटायर, क्योंकि ब्रिटिश पोजीशन वाला चीज़ तो 1784 में फिट इंडिया एक्ट में आ गया था ना। जो ब्रिटिश पोजीशन है भारत में, ब्रिटिश ने जो भी कंट्रोल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने,
वो सब का जो मालिक होगा, वो सब का जो सिंगल होगा, हेड होगा, वो कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। और देखो इतना ही नहीं विद्यार्थी लोग, आप देखो ये इसलिए कह सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में स्टार्ट हुआ, हम्बल बिगिनिंग हुआ। मतलब जब कहोगे कि जो वाटर शेड मूवमेंट है जहां पे पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हुआ है भारत, वो चार्टर एक्ट 1833 है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव पावर था जो नीचे वाले गवर्नर को, हाँ यानी कि जो गवर्नर, जो बम्बई का गवर्नर है, जो मद्रास का गवर्नर है, उसके पास अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना सबके पास, और अभी तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लेजिस्लेटिव वाला भी काम करता है, बट उस पावर को डिप्राइव्ड कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके जो काउंसिल है वही पूरा भारत के लिए लॉ बनाएंगे। बस वो गवर्नर का काम क्या है, वो एग्जीक्यूटिव की तरह उस स्टेट में, उस प्रेसिडेंसी में वो काम करेगा, बट लेजिस्लेशन का जो काम है वो पूरी तरीके से किसने ले लिया? गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसने ले लिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने ले लिया वो चीज़। तो ये कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है बच्चों, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है ये, समझे? पावर पूरी तरीके से सेंटर में आ गया ये, क्यों लॉ भी वही बनाएगा। कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा, उसके टीम बनाएंगे। तो हाँ, इससे पहले जितने भी एक्ट आए बच्चे लोग, चाहे 1813 ही एक्ट क्यों ना हो, सॉरी 1813 जो एक्ट है चार्टर एक्ट, या उससे पहले 1793, या उससे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या पीट इंडिया एक्ट, या सप्लीमेंट्री एक्ट, या रेगुलेटिंग एक्ट, जितने भी आए लॉ उसको रेगुलेशन कहा जाता है। बट जो चार्टर एक्ट 1833 के बाद जितने भी एक्ट आएंगे उसको एक्ट कहा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि और ज़्यादा फॉर्मल कर दिया गया और लीगल टर्म्स इसमें इंक्लूड किया गया है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। यहाँ पे देखोगे, हाँ, इट एंडेड, देखो 1833, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब जो था ना 1830 के चार्टर एक्ट में क्या था? चाइना ट्रेड और टी ट्रेड इन इंडिया, ये दोनों खत्म कर दिया। वो भी अब एक्सक्लूसिव राइट्स खत्म हो गया और कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी अब पॉलिटिकल बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये सेमी सॉवर्न पॉलिटिकल एंटिटी नहीं रहा, ये कंप्लीट सॉवर्न पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है। आया समझ में? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुका है। कोई पूछेगा तुम लोग से कि बताओ कौन से एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना है, तो क्या कहोगे? चार्टर एक्ट 1833। हाँ, पहली बार ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट किया गया था, बट सीओडी का, जानते हो सीओडी से अपोजिशन हुआ, इसलिए ये काम नहीं हो पाया। बट एक तरह से हम्बल बिगिनिंग स्टार्ट हुआ था कि अब इंडियंस, भारतीयों को भी सिविल सर्विस एग्जाम देने का अधिकार होना चाहिए। तो कोशिश था, ये कोशिश था बच्चे लोग, और नहीं हो पाया, समझे? तो देखो यहाँ पे मीटिंग दिखाया गया है जो शिमला में हो रहा था 1875 में। अन इंडियन सिविल सर्विस, अभी सिविल सर्विस जो इंडियन सिविल सर्विस नहीं है, क्योंकि इंडियन खुद शामिल नहीं है इसमें, मगर एक प्रयास जो किया गया था वो चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। बट दिक्कत यह है कि ये नहीं पास हो पाया क्योंकि लॉट ऑफ अपोजिशन मेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो एनालाइज करो इस चीज़ को, तो एनालाइज करोगे तो यस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पहली बार इस तरह का प्रोविजन आया, यानी कि कंसोलिडेशन है पावर का, ये सेंट्रलाइजेशन है, समझे? द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल। देख रहे हो ना, जितने भी चीज़ है, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, सभी चीज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे और उसके काउंसिल देखेंगे। इनफैक्ट जो लेजिस्लेटिव जो काम होना चाहिए था मद्रास में, बॉम्बे में, वो भी काम तुम्हारा ये काउंसिल देखेगा। तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया गया और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कल्पना इसमें किया गया है। तो देखो इसमें कोशिश तो किया गया था कि इंडियंस को भी सिविल सर्विस दे, ये अलग बात है कि पास नहीं हो पाया क्योंकि लॉट ऑफ अपोजिशन मेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मैकेले ने फर्स्ट लॉ कमीशन बैठाया था और उसके वो मेंबर बने थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहोगे कि सर लॉ कमीशन क्यों आया? लॉ कमीशन तो पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्नर जनरल ही बैठाएगा उसको, करेक्ट। अभी विलियम बेंटिक सर है, चल रहा है, विलियम बेंटिक चल रहा है ना जी। तो बच्चे लोग देखना पड़ेगा तुमको। देखो एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत सारा लॉ पास हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट का अपना ही जजमेंट, गवर्नर जनरल का अपना ही काउंसिल बहुत कुछ सुना रहा था, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, और चार्टर एक्ट का अपना ही बहुत सारा चीज़, तो सब जो है कन्फ्लिक्ट हो, कोडिफाइड होना जरूरी है ना।
तो ये कोडिफिकेशन के लिए तुम्हारा लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन बनाया गया था। और उसके जो मेंबर थे कौन थे? लॉर्ड मैकेले थे। वही लॉर्ड मैकेले जिन्होंने एजुकेशन पे भी काम किया है, समझा। और ये लॉर्ड मैकेले बाद में जाके लॉ मेंबर भी बनने जा रहे हैं, समझे। द एक्ट ब्रॉट द कंपनी मोनोपोली, देखो सही बात है, कंपनी का जो मोनोपोली था टी ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना ख़त्म। एट द सेम टाइम देखो ये 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या बोला गया है, बच्चे लोग यहाँ समझो तुम लोग। हाँ, एट द सेम टाइम डेप्ट ऑफ द कंपनी were taken by over the government of India, and the government of India continue to be run by the company under the strict control of BOC। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी कर्ज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जो कर्ज जो चुकाएगा वो कहीं नहीं, वो भारत के धरती से चुकाया जाएगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस कर्ज को ले लिया, क्योंकि अब तो कमर्शियल बॉडी रहा नहीं, वो तो पूरा पॉलिटिकल बॉडी बन चुका है। तो जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत कर्ज में था, तो जितना भी डेप्ट था वो पूरा भारत के धरती से चुकेगा। और बीओसी अंडर, और ये जो तुम्हारा कंपनी है जो अब पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है, वो तुम्हारा बीओसी की निगरानी में काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि गलत हुआ है ये चीज़। इतना ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो डेप्ट लिया, कर्ज लिया, वो सब भारतीय को देना पड़ेगा, वो इंडिया के धरती से पैसा वसूला जाएगा। इट्स वेरी बैड, समझ गए ना। तो उसको समझ लेना है बच्चे लोग अच्छे से। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द रन बाय द कंपनी अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ बीओसी। हाँ, तो फर्स्ट लॉ कमीशन देखो ये ब्रिटिश के टाइम 1834 में है ना, चार्टर एक्ट से ही पास हुआ ये चीज़। एक कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे लॉ बन रहे थे, बहुत सारे तरह, वही बोले ना, सुप्रीम कोर्ट का अपना ही जजमेंट, हाँ इधर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपना ही लॉर्ड, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का काउंसिल का अपना ही बहुत सारा लॉ सब, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा था। चार्टर एक्ट का अपना ही बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसको कोडिफाई करने के लिए बनाया गया। हाँ, लॉर्ड मैकेले के जानते चेयरमैनशिप में ये बनाया गया फर्स्ट लॉ कमीशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आईपीसी है, जो इंडियन पेनल कोड है, जो सीआरपीसी है, आईपीसी जिसको अभी जानते हो लागू किया गया 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से जो लागू हुआ है, बिल्कुल। तो इंडियन पेनल कोड का बात करेंगे तो 1860 का बात करेंगे, जो कि लागू हुआ 1 जनवरी 1862 से। जब हम सीआरपीसी का बात करेंगे तो जो लेटेस्ट था 1973, जो लागू हुआ 1974 से, हालांकि पीछे भी ट्रेस आउट है। ये सब जो रिकमेंडेशन है ये इसी लॉ कमीशन से आया है, तो कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी स्टिल भारत में ये चलता है। और जहाँ तक सवाल है फर्स्ट इंडिपेंडेंट लॉ कमीशन, जो भारत में यानी भारत जो आज़ाद हुआ, तो पहली बार जो लॉ कमीशन बना था वो कब बना था बच्चे लोग? 1955 में बना था, 3 साल के लिए। कौन थे? MC स्टेलवर्ट थे। MC स्टेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट पर्सनालिटी, और वही इंसान फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे थे। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल समझते हो ना, जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर सके किसी भी कोर्ट में, हाँ चाहे हाई कोर्ट में, चाहे वो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नीचे कौन रहते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है भारत के? तुषार मेहता। तो चार्टर एक्ट 1853 देखो, दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लास्ट पास होगा। लेकिन 1793 में स्टार्ट हुआ चार्टर एक्ट का सिलसिला, 20 साल बढ़ाया गया ना, और यहाँ स्टॉप हो जाएगा 1853। समझे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ सब है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग किया, उसके पावर को अलग किया, करेक्ट। ये देखो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग को अलग किया। देख रहे हो ना, आज जो डेमोक्रेसी हम इंजॉय करते हैं, हम कहते हैं कि 3 पिलर है डेमोक्रेसी का, एक अलग जुडिशरी है, एक अलग लेजिस्लेटिव है, एक अलग एग्जीक्यूटिव है। ये कैसे आया है? इस तरह आया है। पहली बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस था उसको अलग किया गया। कहने का मतलब हम्बल बिगनिंग हो चुका है पार्लियामेंट का यहाँ से, समझे। तो देखो यहाँ पे इट्स सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। अब क्या होगा? 6 न्यू मेंबर्स होंगे, 6 नए मेंबर्स होंगे, और सब मेंबर्स कौन होंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे।
अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एक नया बॉडी बनेगा जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट, उसमें 6 मेंबर होंगे। इन अदर वर्ड्स इज एस्टैब्लिश्ड ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कहने का मतलब इंडियन पार्लियामेंट हुआ ये, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया बच्चे लोग। हाँ, इसके भी ये किसका विंग है? गवर्नर जनरल का ही एक विंग है, पर गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव विंग अलग रहेगा और लेजिस्लेटिव विंग अलग रहेगा। तो पहली बार एग्जीक्यूटिव विंग के अंदर से लेजिस्लेटिव विंग को हटाया गया है, निकाला गया है। तो हम्बल बिगिनिंग है पार्लियामेंट का भारत में ये। तो क्या समझते हो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? नोट्स देखते जाओगे बच्चों को। तो ये क्या लेजिस्लेटिव विंग है गवर्नर जनरल काउंसिल का ही है, मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करेगा। सेम जो ब्रिटिश काम कर रहा है, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसेस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होगा उस तरह का यहाँ पे भी होगा वो। एंड दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड द प्रोसेस। देखो पहली बार ये समझा गया कि लेजिस्लेटिव जो प्रक्रिया वो डिफरेंट है एग्जीक्यूटिव से। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन भी बना दिया गया जिसमें 6 मेंबर होंगे, और जो लॉ मेंबर होंगे जानते हो मैकेले जो होंगे दोनों तरफ के रहेंगे। मैकेले लॉ मेंबर भी रहेंगे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के। बात समझ में आया ना? हाँ हाँ, सेम पेज आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे समझोगे कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस। पहले मैं ये बता देता हूँ तो फिर ये पढ़ूंगा। सिविल सर्विस देखो, सिविल सर्विस को जो उस समय चल रहा था उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो, कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस और नॉन कॉम्बिनेटेड या अनकॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस। जो हाई ग्रेड का जो सिविल सर्विस है उसको कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस कहते हैं। और ये कैसे बनता था? ये लॉ पास करके बनता था। इसका मतलब उसको हायर एंड फायर करना बहुत मुश्किल होगा। बट जो अनकॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस था, जो नीचे लेवल का जो सिविल सर्विस था उसको क्या बोलते थे हम लोग? हाँ, अनकॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस या नॉन कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस, जो नीचे दर्जा का था। उसके लिए कोई एक्ट और कोई उस तरह का लेजिस्लेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। समझे ना? देखो पहली बार ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी कि सिलेक्शन होगा कुछ मेंबर्स का और उसके बीच में कंपटीशन करवाया जाएगा। तो कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस, अनकॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस तो इंडियंस को था ही, बट कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस जो उच्च कोटि का जो सिविल सर्विस है, जैसे अभी का IAS IPS का हो गया, ये पहली बार इंडियंस को खोल दिया गया इसी चार्टर एक्ट में। और मैकेले कमेटी भी बना था बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो मैकेले जो बना था वो लॉ कमीशन बना था, कंफ्यूज नहीं होना, वो लॉ कमीशन था जो 1834 में बना था। ये जो 1854 में बनेगा वो मैकेले कमेटी बनेगा। मैकेले कमेटी इज रिलेटेड टू द सिविल सर्विस, मैकेले कमेटी इज रिलेटेड टू सिविल सर्विस। बट जो लॉ कमीशन था जिसमें मैकेले खुद अध्यक्ष थे वो रिलेटेड था तुम्हारा कोडिफिकेशन ऑफ लॉ से। तो मैकेले दोनों का ही अध्यक्ष, समझना होगा इस चीज़ को। It extended the company rule and allowed it to retain the position of Indian territories and trust for the British Crown। यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से उसके ट्रस्ट पे आपको रूल करना है। कितना दिन तक रूल करना है वो हम नहीं लिखेंगे, जब मन होगा तब ले लेंगे, क्योंकि चार्टर एक्ट देखो इसमें कहीं 20 साल बढ़ाया नहीं गया है। नहीं, भूमिका तैयार हो चुका है लेने का, समझ रहे हो ना? कि अभी भी तुम रखो, अभी भी इंडियन टेरिटरीज को तुम रखो, बट फॉर द ट्रस्ट ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में। वही बोले यहाँ पे देखो, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, कोई पीरियड का बात नहीं था। जैसे पहले देखो जितना भी चार्टर एक्ट हुआ उसमें 20-20 साल बढ़ाया गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो पहली बार नीचे से भी लोग चुन के आएंगे। एक पार्लियामेंट है ना जिसमें कितना है मिनी पार्लियामेंट, 6 मेंबर है ना, लेजिस्लेटिव विंग में 6 मेंबर हैं। वही बोला ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर, 4 जो मेंबर होंगे वो नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उठ के आएंगे। मद्रास से आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, बंगाल से आएंगे और आगरा से आएंगे। तो एक प्रेसिडेंसी आगरा को याद कर लो तुम लोग, बाकी तो तीनों प्रेसिडेंसी है। तो कितने? 6 मेंबर, 6 मेंबर में 2 मेंबर इधर से भेजा जाएगा और 4 मेंबर नीचे से भेजा जाएगा, और एक मैकेले साहब तो है ही उसके अंदर एज अ लॉ मेंबर। आया समझ में ना? तो हम कह सकते हाँ, बट दैट डजंट मीन कि ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है बच्चे लोग। लेजिस्लेटिव जो पावर है तो लेके चल ही रहा है, अभी नीचे का आदमी जा रहा है ऊपर में, तो पूरा सेंट्रलाइजेशन ही तो है। नहीं समझ में आया? तो कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन द चार्टर एक्ट। Thus, the various act of parliament discussed above completely subordinate the company and its administration to the British government। जो जितना भी चर्चा हुआ 1773 से लेकर अभी तक 1833 के चार्टर तक, इससे क्लियर कट पता चलता है कि कंपनी सबऑर्डिनेट हो रहा है तुम्हारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे। सही बात है ना?
एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज हो गया कि जो 6000 माइल्स इतना दूर है वहाँ से रूल करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आप ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल करेगा यहाँ पे आके। जो 3 सीट्स है बताओ, चलो BOC है, COD है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है, तो तीनों पावर इंस्टीट्यूशन हुआ ना। गजब बात है, देखो 4 नंबर देखो, ये तीनों जो इंस्टीट्यूशन है जो भारत को रन कर रहा है किसी न किसी तरह से, इसमें कोई इंडियंस है ही नहीं, तो कोई शेयर ही नहीं है यहाँ पे। द चीफ एम ऑफ द ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश का जो चीफ एम, जो मेन एम था, वो पूरी तरीके से भारत को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना है ताकि अधिक से अधिक ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए सर्व हो सके। एट द सेम टाइम इंडिया देखो इतना बुरे स्थिति में है कि खुद वो पैसा दे रहा है और उस पैसा से वो खुद शोषित हो रहा है और फॉरेन रूल यहाँ पे फ्लडिश कर रहे हैं। दैट इज़ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इतना बुरा स्थिति था कि यानी कि वो इंडिया पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, भारत पैसा दे रहा है, उस पैसा से यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। समझ गए? देखो ये क्वेश्चन इसको हम डील करते हैं। UPSC प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वॉज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर में कौन सा चीज़ प्रेजेंट नहीं है, कौन सा प्रोविजन प्रेजेंट नहीं है? ये देखोगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वे टू बी एबलिश, सही बात है, ये है, ये तो है ना चार्टर एक्ट में, बिल्कुल ये करे, मतलब ये आंसर नहीं होगा कहने का मतलब। B नंबर देखो, डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम ऑथोरिटी वॉज टू चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, करेक्ट बात है, ये चार्टर एक्ट में था ये चीज़, अभी जस्ट बताया ना चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक बने। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सही बात है, ओवर सेंट्रलाइजेशन, नीचे का भी पावर ले लिया गया। एंड D देखोगे, एन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ऐसा तो है ही नहीं। लॉ मेंबर एक तो लेजिस्लेटिव विंग के लिए, और दूसरी बात है कि इंडियन थे ही नहीं, यही ना। अभी तो हमें 1853 का भी चार्टर एक्ट का बात किए थे, उसमें तीनों में कहीं इंडियंस नहीं है, तो इंडियंस तो बहुत बाद में आएगा, कहीं नहीं है, तो D होगा, D फॉर डॉग हो जाएगा आंसर। समझ गए ना? क्योंकि अभी इंडियन नहीं है, जो फर्स्ट लॉ मेंबर रहे वो कौन है? लॉर्ड मैकेले हैं। दैट्स इट, कंप्लीटेड। आया समझ में अच्छे से? हाँ, इसमें क्या है, लॉ मेंबर, देखो ना उसमें लॉ मेंबर